1995 में से चेंज कर दिया गया। तो ये भी सिनेरियो आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस का लेवल पता चल रहा है आपको, यही क्वेश्चंस होगा मेरे भाई। बस आप बड़े विपन्न के केंद्रों की और नगरीय विपन्न केंद्रों की किन्हीं दो विशेषताएं है। तो मेरे भाई ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये ग्रामीण और आपके पास क्या हो गया, ये नगरीय। यहाँ से आपके क्वेश्चंस क्या ऋणात्मक होती है। सीधा आपने 3 नंबर के लिए क्या करा, सीधा क्वेश्चंस को जो डिमांड था वो आपने लिखा, उस तरीके से आंसर बना दिया। समझे दोस्त, ये सारी चीजें हो जाती है। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई आप क्लास 12th में जो आपके 24 तारीख को ज्योग्राफी के पेपर होने वाले हैं, मेरे भाई इस वीडियो के अंदर में आपके बुक 1 और 2 दोनों के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली आपके पेपर में होंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस है वो एनालाइज किया। उसके बाद मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जो कि लास्ट 4 साल के पेपर से, वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपकी सपोर्ट मटेरियल में मेरे भाई बस इसको मार्क करके एक दिन का समय इसे सही से पढ़ लो और मैप ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूं, वो देख लो। बस आपको इसके ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। 10 नंबर के मैप आपके पक्के हो जाएंगे और एमसीक्यू और केस बेस मिला के आपके 33 नंबर के पूरे पेपर आएंगे मेरे भाई। पूरा सिनेरियो मैंने बता दिया इससे पहले 2 वीडियोस में। बस मेरे भाई इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपका ज्योग्राफी पेपर मस्त सजाएगा। तो चलो शुरू करते फटाफट से। पहला आपके सामने बुक का, ये पहली बुक का, ये आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यहां से आपके सबसे पहला चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि पहला चैप्टर है आपके मानव भूगोल, जो कि 3 नंबर का चैप्टर है, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ठीक भाई, यहां से क्या क्वेश्चन आता है इसके हिसाब से देखो भाई, एक तो आपके पास जो क्वेश्चंस आता है ध्यान से सुनते जाना। बस मेरे भाई जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कर लेना, आपके पेपर पूरा सेट हो जाएगा। सबसे पहले आपके सामने ये नव निश्चयवाद, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं इसके बेस पे। तो अब देखो नव निश्चयवाद, ये निश्चयवाद, इसके ऊपर में आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। चलो भाई ये तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू हमें करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिखाता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस में कैसे किस तरीके से आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तब ध्यान से सुनते जाना बस सारी चीजों को, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। देखो मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चंस आ रखा है कि ख में लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं उसके प्रमुख अध्ययन को बताइए। तो मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मानव भूगोल की। अब देखो मानव भूगोल में आपके पास जैसे आओगे तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, कह रहे हैं मानव भूगोल जो है इसमें कह रहा है भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर्बंधों में विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल होता है। मतलब हमारा रिलेशन किसके साथ होता है, यहाँ पे मानव और वातावरण के बीच में होता है। इसके मानव भूगोल के क्या क्या अध्ययन है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या, उसकी क्षमताओं का अध्ययन करना, प्रदेश संसाधनों उपयोग, उसके नियोजन का आयोजन करना, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस में है। समझे मेरे भाई, जिस तरह से आप एक क्वेश्चन देख सकते हो जो कि ये बोर्ड 2024 में आया था, और जानते हो हर 10 साल बाद क्या होता है, पेपर रिपीट होता है, जिसमें कि आपके साथ भौतिक भूगोल का पूछा है और मानव भूगोल का। मेरे भाई ये मानव भूगोल और ये भौतिक भूगोल, ये दोनों के आप कुछ नहीं करना, इन दोनों के टर्म्स आप डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट ऐसे क्वेश्चंस कर लो कि जिससे कि आपका पूरा पेपर अच्छा जा सके। उसके बाद अगेन आपके पास क्वेश्चंस आता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये आप देखोगे तो 2024 में भी आपके पेपर में आया है, जो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन पेपर करवाया था। समझे मेरे भाई, तो ये क्वेश्चंस हो गया। एक तो आप ये 5वां क्वेश्चन अच्छे से कर लो, समझे। उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पे जो दीर्घ क्वेश्चन होता है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके दिया था कि भैया देखो नव, यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है, भले चैप्टर कम मार्क्स का हो लेकिन क्वेश्चंस अच्छे लेवल का सेट कर देता है, जिसमें कि देखो नव निश्चयवाद, ये क्वेश्चंस आप भाई ये वाले टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट समझो उतना कम है, क्योंकि यहाँ से पेपर आपके बनेंगे। इसको आप लिख के देखो, ये 100% आपको यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझे मेरे भाई, तो ये वाली बात होगी। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे, ये समय के साथ भूगोल के चेंजेस, ये तो पता ही है किस तरीके से होना। अब देखो सेकंड आपके पास आ गया, यहाँ से सेकंड चैप्टर आपके पास आ गया, विश्व जनसंख्या, घनत्व, वितरण एवं विकास। किस तरीके से ये सारी चीजें आगे आई। सबसे पहले देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है कुल जनसंख्या अपॉन में कुल क्षेत्रफल। वृद्धि क्या होता है, एक धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। यहाँ से आपके क्या बना था, एक केस बेस बना था, जो कि 2024 वाले पेपर में। समझे मेरे भाई, तो चलो आगे देखते हैं फटाफट से। फिर अब देखो कभी कभी आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या के वितरण की प्रभावित करने वाले कारक। ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसको इंपॉर्टेंट करो। एक
एक तो आपकी भौगोलिक है, एक आपके पास आर्थिक है, एक आपके पास संस्कृति है। अगर भौगोलिक की बात करोगे तो जल आएगा, वाच्य मतलब उच्च वाक्य आएगा, जलवायु, मृदा, वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति, जो कि हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जल कम होगा तो भाई उसके लिए भी दिक्कत, समझे। वो जो जलवायु होगा मतलब क्लाइमेट चेंज होगा, उसके लिए भी दिक्कत। अब जलवायु कैसे चेंज होगा, अगर हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ गया तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर आर्थिक में औद्योगिकरण करोगे, नगरीकरण करोगे, परिवहन जाल फंसाओगे, ये सारी चीजें। फिर अगला आता है जनसंख्या परिवर्तन में जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो मेरे भाई इसके लिए क्यों मैंने बताया आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आपके पेपर में ये बन सकता है, समझे मेरे भाई। ये जानकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, क्वेश्चंस में देखेंगे इसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं इसके क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस है। देखो मेरे भाई खंड क में आप ये देख सकते हो 3 नंबर के क्वेश्चंस इस तरीके के आपके बनेंगे। कैसे, ये एक एक नंबर करके। जैसे कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन किसको करना है, जनसंख्या वृद्धि दर को। फिर जनसंख्या धनात्मक और ऋणात्मक में वृद्धि के अंतर, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। आपने सीधा सीधा बताया कि किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। दर का मतलब परसेंटेज आ जाता है। इसकी वृद्धि दर 2 प्रकार की होती है, एक जो जनसंख्या धनात्मक होती है, एक जनसंख्या ऋणात्मक होती है। सीधा आपने 3 नंबर के लिए क्या करा, सीधा क्वेश्चंस को जो डिमांड था वो आपने लिखा, उस तरीके से आंसर बना दिया, समझे दोस्त। ये सारी चीजें हो जाती है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि ये जो चीजें हैं हमारे पास जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक। देखो दोस्त आपके पास ये चीजें क्वेश्चन बताया मैंने जनसंख्या परिवर्तन के, ये आपको अभी मार्क कर लेना है, जितना टाइम है उतना पढ़ लो। जनसंख्या परिवर्तन में 3 प्रमुख कारकों को स्पष्ट करना है। पहला जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये आपको याद रखना है। और आंसर राइटिंग भाई बढ़िया लिखना है आप लोग को, ठीक भाई। ये पॉइंट समझ गए, तो अब आगे आते हैं बड़े क्वेश्चंस में। देखते हुए विश्व जनसंख्या वितरण आसमान है, इस कथन के संदर्भ में कौन से कारक संख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो देखो ये तो आपको बताया कि मैंने ऊपर जो टॉपिक आपको बताया था कि जब भी कभी भी क्वेश्चन आए कि विश्व जनसंख्या वितरण को आसमान है कथन को संदर्भ में प्रमुख कौन कौन से जनसंख्या वितरण है, तो जनसंख्या वितरण में सीधा सीधा प्राकृतिक कारण आपके उच्च वाच होगा, जलवायु हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, खनिज और पदार्थ हो जाएगा, ये सारी चीजें। फिर वनस्पति भी है, जलवायु है। आर्थिक में परिवहन विकास हो जाएगा, नगरीय हो जाएगा। धार्मिक में धार्मिक कारक हो जाएगा और राजनीतिक कारक हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना है मेरे भाई, इसका जो है आपके सामने ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके बनने के चांसेस है, मतलब 100% है। क्योंकि देखो लॉन्ग लेंथ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये बता दिया ना कि भाई विश्व जनसंख्या घनत्व क्या होता है, फिर इसको कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, समझे। तो नेक्स्ट में देखते हैं, आपके सामने ये टॉपिक आप तैयार करके दो, ठीक है। फिर उसके बाद में जनसंख्या संक्रमण अवस्थाओं के चित्र स्पष्ट करें। ये आपके पास एक चित्र होगा, ये देखो, ये जो चित्र की बात आएगी ना यहाँ पे, ये चित्र की बात आपके जो यहाँ पे 2024 के जो आपके मिड टर्म हुए थे, मिड टर्म क्यों भाई, देखो मैं ऑफलाइन में तो मुझे तो सारा पता है यहाँ पे, कि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जनसंख्या संक्रमण के हिसाब से भी क्वेश्चंस आया था। और यहाँ पे क्या है, आपको मैप बना के दिखाना पड़ेगा। ज्यादा कुछ भाई मुश्किल पेपर थोड़ी ना आएगा, ठीक है। जितना आप सोच रहे उतना मुश्किल पेपर नहीं आएगा, हलवे हलवे से सवाल आएंगे, आप यूं उड़ा दोगे। बट एक पॉइंट याद रखना, इन क्वेश्चंस को उड़ाने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इन क्वेश्चंस को उड़ाने से पहले आपको अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा किताब की रीडिंग। बट आपने रीडिंग नहीं की है, डोंट नीड टू वरी, आप टेंशन नहीं लो। बस एक ही काम है, इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रिपीट करके देखो और क्वेश्चंस मिला के देखो अपने प्रीबोर्ड से। क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली यही बना है। ज्योग्राफी का यही खेला होता है कि वो बहुत लोगों को लगता है बहुत वास्ट आएगा, क्योंकि देखो मानव भूगोल आपको होता है कि एक लिमिटेड चीज होता है, बच्चों को पता ही होता है, बस आपको कुछ डेटा फैक्ट डालना होता है। ध्यान से सुनते जाओ, आंसर इसी लेवल में आएगा। मानव विकास क्या है, अब देखो 3rd चैप्टर क्या है, मानव विकास। मानव विकास में मैंने आपको एक चीज बताया था, जब भी मानव विकास की बात होती है सतत पोषण की बात जरूर होती है। तो ये आपको एक नंबर क्या करना है, डिफाइन कर लेना, समझे। फिर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन पे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे भाई। यूएनडीपी के हिसाब से क्या है, कैसे है, वो सब हम बात की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे सीधा हम मुद्दे की बात पे। भाई ध्यान से सुनना, ज्यादा लंबा समय नहीं, क्योंकि भाई अपने पास में अभी उतना समय नहीं है। बट मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, जिससे कि आप पेपर अच्छा लेवल पे कर
पाओ। मेरे भाई देखो क्या विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से होता है जो मूल सापेक्ष होता है किन 3 तर्कों द्वारा इन कथन का पुष्टि करे। मतलब 3 तर्क देना है आपको कि किस तरीके से यहाँ पे विकास का अर्थ गुणात्मक होता है, मतलब किस तरीके से विकास गुणात्मक हो सकता है। ठीक भाई, उसके बाद में आपको देखना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये कह रहा है विश्व में मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करिए। तो अब देखो विश्व में मानव विकास कह रहे हैं क्योंकि मानव भूगोल पढ़ रहे तो पूरे विश्व में मानव का विकास होगा, वो वाला पॉइंट है मेरे भाई। ठीक है, करते जाना बस भाई, और कुछ ज्यादा सिरदर्दी मत लेना, आपका पेपर इतने से बन जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है, सतत पोषणीय विकास। आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा सतत पोषणीय मानव विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक है। सतत पोषणीय का अर्थ होता है अवसरों की निरंतरता, कि सभी पर्यावरणीय वित्तीय व मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य के ध्यान में रखकर करना चाहिए ताकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिल सके। ये आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा। उसके बाद मेरे भाई आप लोग आ जाओ यहाँ पे, जो दूसरा आपके पास दीर्घ क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है, महत्वपूर्ण सूचकों को संदर्भ में बताएं। देखो मेरे भाई, जब भी कभी भी आप देखोगे कि मानव किस तरीके से बेहतर है, क्योंकि देखो कोई भी देश का जब मानव विकास इंडेक्स आता है, कोई देश का कुछ भी डेटा रिलीज करता है कि वो देश कितने खुशहाल है, उस देश में एजुकेशन कितने लेवल पे है, उस देश का पासपोर्ट कितने लेवल पे है, तो मेरे उसके लिए क्या कर जाता है, मानव विकास सूचकांक का मापन जो है वो आपके किस संदर्भ पर करेंगे। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों को विकसित व परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंचे जैसे क्षेत्र निष्पात और आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। किस देश के पास कितनी लिटरेसी रेट है, कितने शिक्षित है, कितने रोजगार है, ये सारी चीजें देखता है। ठीक है मेरे, जिसमें कि आपके सामने क्वेश्चंस में लिख रहे हैं। स्वास्थ्य का क्षेत्र देखता है, उसमें ये मूल्यांकन करता है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सूचक माना जाता है। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का अधिक अवसर। ये स्वास्थ्य का मतलब ये हो गया। शिक्षा का मतलब ये हो गया कि आप अपने बच्चे को कहाँ लेवल तक पढ़ा रहे हो, तो ये भी आपके एक अवसर में देखा जाता है। फिर संसाधनों तक पहुंच, आपके कितने संसाधनों तक पहुंच है। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। फिर इतना पॉइंट समझने के बाद आप सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। मानव विकास का आपको क्या भी है, मानव विकास के 4 प्रस्तुम। देखो एक ये क्वेश्चन आप देखो, अगर आप अपने मिड टर्म का पेपर उठा के देखोगे तो आपके मिड टर्म में भी ये पेपर आया हुआ है। समझे भाई, क्या होता है मिड टर्म में, कह रहा मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ के वर्णन कीजिए। देखो डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार आपको इस तरीके का डेटा आपको जरूर डालना है, जिससे कि आप देखो छोटे लेवल की तो कहानी है, बड़े लेवल की कहानी और भी ज्योग्राफी है, तो आपको डेटा, मैप, फ्लो चार्ट सब यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है मानव विकास से आपका क्या तात्पर्य है, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले मेन चीज है जो ये फिलोसफर है, जैसे आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, ये मानव कह रहा है डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। मानव विकास कब है, आप कब डेवलप हो पाओगे, जब आपके पास एक ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन भी है, जब आप हो पाओगे डेवलप। तो वही कह रहा है यहाँ पे मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में, चॉइस में क्या हो, वृद्धि हो, मतलब इंक्रीमेंट हो। आपके पास ये भी पेन है और दूसरा भी पेन है, तो वो आपके पास चॉइस है, दैट मीन्स कि आपका विकास हो चुका है और इसके जीवन में सुधार लाता है। विकास का मूल्य उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। ऑब्वियस बात है, आप विकास में डेवलप हुए तो आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छे तरीके से जी सकते हो। जैसे ये पेन आपने कहा इस पेन से लिखूंगा तो 90 नंबर आएंगे, इस पेन से लिखूंगा तो 100 नंबर आएंगे। तो आपका विकास हो रहा है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आपका उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप दूसरे पेन का यूज करोगे। वही यहाँ पे डॉक्टर महबूब उल हक साहब ने इसको बोला था कि एक्चुअल में क्या है। तो जब भी कभी भी मानव विकास की बात आएगी, क्वेश्चन कोई भी आएगा, वो तो पता है आपको आएगा ही आएगा मानव विकास का, तो सीधा डॉक्टर महबूब हक के अकॉर्डिंग बता देना है कि मानव विकास से विपरीत ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में मतलब वृद्धि लाता है और उसका उपयोग करके उसके जीवन में सुधारात्मक चीजें होती है। ये स्टेटमेंट लिख दोगे, वैसे एग्जामिनर पूरे नंबर टिक कर देगा यहाँ पे और कुछ सोचेगा भी नहीं। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जो मैप है, आपको जो मैप वर्क है, जो 10 नंबर का मैप बनेगा, वो मैप का कैसे करोगे, जो अगर वो 10 के 10 आपके मैप सही हो गए तो एग्जामिनर के माइंड क्या इंप्रेशन पड़ेगा और आपके पूरे नंबर कैसे मिलेंगे। तो टेंशन ना लो मेरे भाई,
ये मैंने ऑफलाइन में सभी बच्चों को बताया है। तो इसके 3 घटक आपके सामने आ सकता है। एक तो मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन सा है, एक तो समानता है, एक सतत पोषणीय है, एक उत्पादकता है, एक आपके पास यहाँ पे शक्तिकरण है ना, सशक्तिकरण है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप आ जाओ चौथे में, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानव क्रियाएं देखो भाई, मानव क्रिया में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये तो आप जानते ही हो। फिर आप प्राथमिक क्रिया में ये सारे हैं, मतलब धीरे धीरे इनके ब्रांचेस बनते जा रहे हैं। तो मेरे भाई जैसे ब्रांचेस बनते जा रहे हैं, हमने भी यहाँ पे ब्रांचेस बना दिया। अब चलो यहाँ पे देखते हैं गहन निर्वाह, देखते हैं यहाँ पे देखो, यहां से आपकी क्या है, आपके एमसीक्यू मैप भी आएगा, तो मैप भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। भाई समझ आ रहा होगा तो एक प्लीज लाइक आप लोग जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो बस यही चीज है फिर भाई, आप दबा के लाइक करो। आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हाँ बट ये है भाई, मैं आपके लिए समय निकाल के ये जितने भी चीजें हो पा रही है, जो बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं, जो एक आपके जहां तक आपकी रीच नहीं है, आप सबके पास है बट आपको इसका महत्व तो नहीं पता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि भाई सारे पेपर निकाल के देखो। आधे पेपर यहीं से बनेंगे, आप पूरा जब पेपर देखा होगा मिला लेना। आपके सारे कीवर्ड्स इससे पहले जो 2 वीडियो डाले हैं वो दोनों तो मस्ट देख लेना, सारा माइंडसेट हो जाएगा। और मैप भी आपको अपने प्लेलिस्ट में या किसी वीडियोस में मिल जाएगा, जो कि पूरे 10 नंबर आपको देके जाएगा। ठीक भाई, तो ये पॉइंट हो गया। तो चलो भाई ये 5 अंक में देखो, एक तो डेयरी कृषि, डेयरी की शिल्प की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है। दूसरा, नगरीकरण के कारण डेयरी कृषि का विकास हुआ है, ये भी बात सही है। डेयरी कृषि का क्या महत्व है, विश्व में ये नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट प्रमुख रूप से क्यों की जाती है। आप जानते हो जब भी कभी भी कोई कृषि बड़े लेवल पे करोगे तो वो नगरीय होना चाहिए। अब मान लो जो पैकेट की दूध हमारे वहां मिलता है, अब गांव में मिलेगा तो उतना रीच नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि सबके पास गाय भैंस माल होता है, बट इधर शहरों में नहीं होता है। तो अब देखते हैं इसका आंसर। देखो भाई, इन तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर यही दबा के लिखना है, समझे मेरे। तो ये क्वेश्चन पूछने का क्या है, इनका थोड़ा सा तरीका अलग है, समझे। तो क्वेश्चन में बस आपको एक बार सही से माइंड सेट कर लेना, तीनों क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर एक होगा। ठीक है, जैसे आपके सामने देखो, अर्थ में कह रहा है यह, देखो भाई ये कह रहा है अर्थ में यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है, उसके स्वास्थ्य, प्रजनन एवं चिकित्सा का विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे पूंजी लगाना, पशुओं के लिए छप्पर, घास, वंचित करने के भंडार एवं दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों को प्रयोग के लिए पूंजी अधिक चाहिए। और विश्वास पे पूंजी चाहिए, फिर मेहनत चाहिए, फिर नगरीय उद्योग क्षेत्रों में विकास के यातायात के साधन, प्रतिष्ठिकों के उत्पादक पशुचरण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण केंद्रों के निकट स्थापित की जाती है। ऐसी चीजें की जाती है जहां से उनके अनाज इसी तरीके से आ पाए खाने पीने की। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन, अब देखो ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा है मुख्य क्षेत्र क्या क्या है। देखो ये मुख्य क्षेत्र आपके सामने आ जाता है। मुख्य क्षेत्र में उत्तरी पश्चिम यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। तो ये आपको एग्जांपल बता देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपके सामने आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके का है, जो कि क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। देखो चालवासी पशुचरण और वाणिज्य पशुघन में संसार में चालवासी पशुचरण, फिर आपको चालवासी पशुचरण की परिभाषा, फिर कहीं 5 भिन्न प्रतिपादक बिंदुओं का उल्लेख करते हुए चालवासी पशुचरण और वाणिज्य पशुधन के चीज को आप यहाँ पे देखो किस तरीके से आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ये मेरे भाई आपके पास चलवासी पशुचरण का है। तो देखो चलवासी पशुचरण का ये क्वेश्चन है। चलवासी पशुचरण का पहले अर्थ बता रहा है, फिर पूंजी, फिर पशुओं का देखभाल, पशुओं के प्रकार, फिर क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, फिर वाणिज्य पशुधन के पालन क्या क्या होते हैं ये आपने बताया। फिर इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हो, समझे। उसके बाद आपके सामने आता है, ये सामने आपके क्वेश्चन आता है मिश्रित कृषि। आप जानते हो मिश्रित कृषि क्या होता है। अगर आप देखो तो भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसी है, मिश्रित है। तो मेरे भाई मिश्रित खेती की विशेषताओं में इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये मिश्रित कृषि होता है। जो किसान होता है, किसान खेती भी करता है, उसके साथ साथ में पशुपालन भी करता है। तो समझे दोस्त, ये क्वेश्चन हो गया आदिमकालीन निर्वाह कृषि, खेत के प्रकार, चाल संसार में गहन निर्वाह। उसके बाद मेरे भाई आपके पास क्वेश्चन आता है, ये देखो यहाँ पे निर्वाह कृषि
ठीक है। फिर आपके पास गहन निर्वाह कृषि, उसके बाद आपके प्रचलित निर्वाह कृषि। ये देखो इन तीनों को आप मार्क कर लो, ये आपस में क्या है, इंटरलिंक है। क्या मेरे भाई, इंटरलिंक। जहां पे आपको गहन निर्वाह कृषि मुख्य दिख जाए, आपको प्रचलित निर्वाह कृषि दिख जाए, निर्वाह कृषि की किन्हीं 5 विशेषता दिख जाए जो कि 2016 में आया हुआ ही है, उसके आंसर के रूप में आप क्या लिखोगे। देखो दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि होता है, अर्थ बताना है। फिर मुख्य फसल, खेतों का आकार, श्रम, प्राकृतिक खाद, और मेरे भाई ये खंड में करके लिखना, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखना, जब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। समझे मेरे भाई। उसके बाद में आपके चावल रहित गहन निर्वाह, ये पूरा प्रोसेस दे दिया। फिर उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आ गया रोपण कृषि। रोपण कृषि आपके लिए अभी तक का इस चैप्टर में चाहे कुछ करना न करना, रोपण कृषि को आप करके जाना। रोपण कृषि बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि उससे देखो, क्योंकि प्रचलित रोपण कृषि से ये 2 बार बैक टू बैक आपके क्वेश्चन पूछा है, एवं 2023 के फाइनल में भी पूछा हुआ था। तो मेरे भाई ये देखो आपके रोपण कृषि यहाँ से आएगा, समझे। उसके बाद आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आप आगे देखते हैं, यहाँ पे निर्वाह कृषि कर लो इतना, और बस वाणिज्य वाला पशुपालन कर सकते हो। देखो भाई, एक ये आप ना थोड़ा सा पढ़ लेना, संसार में वाणिज्य पशुपालन व्यवस्था और पूंजी प्रधान गतिविधि, ये मेरे भाई 2017 के कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, समझे। ये हो गया मेन प्रतिवाद बिंदु का। ठीक भाई, आगे देखो लिखित में ध्यान से, ये आपको क्या करना है, क्वेश्चंस वाला, वो पैटर्न्स वाला। देखो अब आपके पास द्वितीय क्रियाएं हैं क्या। अब देखो द्वितीय क्रियाएं में आपके पास क्या क्या आती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब हम बात करेंगे उत्पाद का। किसका दोस्त, उत्पाद का, किस तरीके से उत्पाद होता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन पे ही आते सीधा सीधा, क्या करना है इसका। देखो उत्पाद आते हैं मेरे भाई, आजा इधर उत्पाद। ठीक है, देखो बड़े क्वेश्चन, ये आप सामने लघु क्वेश्चन आ गए कि छोटे पैमाने के उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं, इसे हटाते बड़े पैमाने की राह। स्वामित्व के आधार पर देखो दोस्त, अब क्वेश्चन आपके क्या बनेगा यहाँ पे, ये स्वामित्व के आधार पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, चाहे सार्वजनिक बनेगा या निजी बनेगा या संयुक्त बनेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके एक बनेगा ही बनेगा, समझे दो। तो सार्वजनिक क्या होता है, ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, सरकार ही इसका प्रबंधक करती है, और भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच है, जैसे लो इस्पात। निजी आपकी खुद की हो जाएगी। संयुक्त मतलब ये सारी जो कंपनियां होती है सरकार और दोनों मिलके चलाते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग आप जानते हो सरकार भी इसको प्रमोट कर रहा है, तो ये छोटा लेवल। कृषि व्यापार से आप क्या समझते हैं। ठीक भाई, देखो अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ये स्वच्छंद उद्योग, क्या भाई यहाँ पे स्वच्छंद उद्योग, ये आपके 2012 में भी आया, मतलब अभी तो इसने 2012 का डेटा दिया, वैसे आया बहुतों में एग्जाम में है, तो ये पॉइंट समझ जाओ। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख के जाना। ठीक है दोस्त, उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं उद्योगों की उपस्थिति, संसार में उद्योग बड़े पैमाने, ये तो आप बना के लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन सब आंसर्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बना के लिख सकते हो। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं। तो ये जो आधुनिक वर्ड आ गया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार ब्रीफली कर लेना। भाई क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, आप भी वो बोल लो, मैं बाद में कोई दिक्कत ना हो, मैं पहले बता दिया आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट करें कि नगरों को परिधि क्षेत्र में क्यों विकसित होते हैं। अब देखो प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो वो नगरों क्षेत्र में जल्दी बढ़ता है, तो उसका क्या एडवांटेज होगा, किस तरीके से आप इसे इसके इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से बना के लिख सकते हो। क्वेश्चन 1 से 2 बार जरूर पढ़ना, जिससे कि सारी चीजें आपको इजी तरीके से समझ आए। इस वाली बुक में तो आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन जो सेकेंड बुक है आर्थिक वाला, वो भाई बहुत एक्सीलेंट है, वेट करो मेरे भाई। तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये है मेरे भाई। देखो भाई ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं जो बड़े क्वेश्चंस इसके, देखो ये तो मैचिंग क्या चेगा। ठीक है, देखो बड़े क्वेश्चंस आपके सामने, देखो किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखो क्वेश्चन 2014 के बाद कितने, 2019 में, तो वैसे भी 10 साल 5 साल में हमेशा क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं अंक के विभाजन क्या है, किसी देश में अंक विभाजन की प्रकार परिलक्षित होता है।
तो मेरे भाई ये है आपके सामने सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसर को वितरण पूरे ग्लोब पर आसमान रूप से वितरित है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देश की समान पहुंच नहीं है। ऑब्वियस बात है, किसी देश में टेक्नोलॉजी अच्छी है, किसी देश में टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें पे समझे, उसके बिहाफ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है। चतुर्थ सेवा व्यापार वाणिज्य किस प्रकार सेवाएं देते हैं, चलो आगे देखते हैं। और क्वेश्चन ग्रामीण विपणन नगरीय बाजार में विश्व के ग्रामीण और विपणन केंद्र। देखो भाई एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो विश्व के ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों के लक्षणों की तुलना 3 बिंदुओं कीजिए। जो विश्व के ग्रामीण और नगरीय विपणन की तुलना करने की बात कर रहे हैं। फिर आपके सामने फुटकर व्यापार का क्या होता है, जो छोटे छोटे जो दुकान लगाते हैं, ग्रामीण विपणन के केंद्रों की और नगरीय विपणन केंद्रों की दो विशेषता है। तो मेरे भाई ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये ग्रामीण और आपके पास क्या हो गया, ये नगरीय। यहाँ से आपके क्वेश्चंस फिक्स है, समझे। तो ये पॉइंट विश्वास ना हो, पीछे जा क्वेश्चन देख सकते हो। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है कि भाई ग्रामीण विपणन केंद्र क्या है, ये नगरीय विपणन केंद्र क्या है। ये केंद्र निकटवर्ती वस्तुओं पर पोषण करते हैं, ये केंद्र अधिक विशिष्ट नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वो सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पे किताब भी होगी, ठीक है। वहां से हो गई सारी चीजें। फिर आगे चलते हैं, चिकित्सा पर्यटन हो गया। फिर बड़े तीर्थ क्रिया क्या है, पर्यटक आकर्षित करते हैं, पर्यटन को प्रभावित करने, पर्यटन को आकर्षित करने कारक क्या क्या है। ये तो आप देखो, ये तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बड़े क्वेश्चंस में कि तृतीय क्रियाकलापों में तृतीय कर्म पर्यटन की भूमिका स्पष्ट करते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। आप सबसे पहले पर्यटन, चाहे इस क्वेश्चन में ये भी आ जाए, पर्यटन सेवा से क्या विपरीत है, पर्यटन प्रभावित तथा आकर्षित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। ये सारी चीजें आपके सामने इजी टू यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये बता दिया भूमिका क्या क्या है, पर्यटन की सीमा क्या क्या है, और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या, मांग, परिवहन, पर्यटन को आकर्षित कौन करता है, जलवायु करता है, दृश्य करता है, इतिहास करता है। ये सारी चीजें आपके सामने है, समझे दोस्त। तो उसके बाद में आपके सामने ये तो आपके केस बेस्ड है, केस बेस्ड भी आपको अच्छा सारा ही आएगा। देखो परिवहन और संचार, इससे आपके सिटी वाला क्वेश्चन आ सकता है। परिवहन और संचार किस तरीके से हमें मदद करती है। पिछली बार वायुयान वाला आया था कि किस तरह से ट्रेन से बेहतर वायुयान से बेहतर हमारे शिपमेंट होता है, जो समुद्री रास्ते से ले जाते हैं, वो वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो इसमें पॉइंट याद रखना है। देखो भाई यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आता है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर कैसे है। तो याद रखना, पिछली बार पूछा था यहाँ पे कि जो रेल परिवहन कैसे अच्छा है, और पिछली बार जो बना था क्वेश्चन वो रेल परिवहन के मुकाबले, भाई मुकाबले, ये याद रखना, मुकाबले जो समुद्री है, जो समुद्र है हमारा, जो समुद्री होता है, यह समुद्री परिवहन परिवहन है ना, परिवहन। देखो भाई परिवहन है, भाई परिवहन क्यों अच्छी है, परिवहन कैसे अच्छी है, कैसे बेहतर है। तो ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। मार्गों की परिभाषा देते हुए हटा दो इस मार्ग की, विश्व की सड़क परिवहन की 3 समस्याओं को वर्णन, समस्या तो जानते हैं। अगला आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चंस आपके सामने है। देखो पनामा नहर ने दक्षिण अमेरिका अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्पष्ट करना है। पनामा नहर की विशेषता क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन है। मतलब आपको एक पनामा नहर से एक मैप, डायग्राम और क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है भाई। इतना ही बोलूंगा। वायु परिवहन तीव्रता एवं, देखो जैसे इसने बता दिया यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन के 2 लाभ। तो एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, ये पूछा था अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत, देखो भारत के वायु परिवहन को कैसे लाभ मिला। तो ये पॉइंट था कि भाई हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अच्छे लेवल के व्यापार करना शुरू कर दिए, ये भाई फिक्स है। मैंने पहले बताया था, अभी आने वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। विश्व के जलस्थलीय स्वेज का भी आ सकता है आपके सामने। एक ये स्वेज नहर, और देखो स्वेज नहर एक तो ये, और ये पनामा, ये दोनों आपको करना ही करना है। स्वेज, ये इनके शॉर्ट नोट तैयार करो, है ना, शॉर्ट नोट तैयार करो अच्छे तरीके से 10 से 15 लाइन में, जिससे कि क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से बना पाओ, ठीक भाई। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद राइन नदी की जलमार्ग विश्व अत्यधिक है, ये 2013 में आया था। संचार है, चलो भाई कोई नहीं। पाइपलाइन की परिवहन गुण, दोष पाइपलाइन संसार के सबसे लंबे 4 महाद्वीप रेल मार्ग का नाम बताएं।
ट्रांसएब्रिन, ये आपके मैप में भी आएगा भाई। जल परिवहन के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिंक करें। भाई देखो ये जो है आपके पास जल परिवहन, ध्यान सुनना, इसकी विशेषता अभी से लिख लो। जल परिवहन के लाभकार, आप देखो क्वेश्चंस आपके सामने इजी तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन इजी बनेगा तो क्या होता है यहाँ पे, जब ये क्वेश्चन इजी नहीं होगा तो मतलब कि आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। ध्यान सुनना भाई, ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इनके कीवर्ड्स को पकड़ना है। जैसे कि आप देखो जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी बताया आपको, ये क्वेश्चन आसान से नहीं आएंगे, ये आपको भी पता है, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर थोड़ा सा घूम के आता है, क्योंकि पेपर जो मैंने पहले आपको बताया वो चीज को ध्यान रखना। बट आप इसको कैसे अच्छे से कर सकते हो, देखो सबसे पहले कह रहा है जल परिवहन, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जल परिवहन की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, उत्तरी मार्ग पर यातायात कम क्यों। मेरे भाई अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया जल परिवहन, तो आपको स्टेटमेंट ये पता होना चाहिए, फिर इनके 3 विशेषता बता दोगे, उत्तरी मार्ग पर यातायात कम क्यों है ये बात बता दोगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे मैप का यूज ज्यादा करना, ये स्रोत बेस्ड क्वेश्चंस है, ये स्रोत बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपरों में आने के चांसेस है, जो कि ऑप्शन है ये वाला, कनाडा और राइन नदी की बात कर रहा है, तो यहाँ से आ सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना। प्रांत टाइम से रेल मार्ग की बात कर रहे हैं, ठीक भाई, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे क्योंकि 2 कोर्स से सोर्स बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आपके पास मानचित्र वाले क्वेश्चंस है। फिर आप सामने अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस तरीके से आता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आपके सामने आने वाला है। तो मेरे भाई अभी भी लाइक नहीं किया तो मैं क्या ही बोलूं, एक बार आप लाइक कर दो। मेरे भाई एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के आधार पर आपके एक क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, कितना, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है किसके, जनगणना के आधार पे। तो सबसे पहले देखो भारत की कुल जनसंख्या, ये तो भाई जानते हैं 121 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर में रहता है। कुल स्त्री पुरुष की ये 943 है। साक्षरता दर ये 74 है। ये जनसंख्या घनत्व वाला उत्तर प्रदेश है, एमसीक्यू में आ सकता है, आई मीन बड़े सिक्किम, यहाँ पे बिहार सबसे ज्यादा, कम जनसंख्या वाला अरुणाचल प्रदेश। ये सारी चीजें आपके पास है 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। अगला आते हैं यहाँ पे व्यापार संतुलन क्या है, ऋणात्मक ऋणात्मक मुक्त व्यापार क्या है, यहाँ पे मार्ग पतन एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रमुख समस्या। देखो दोस्त एक क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्या, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्या। ये क्वेश्चन आप ना बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे ये पूछ दिया जाएगा, फिर वहां पे दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से आप कर लो भाई सही तरीके से, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की भूमिका विकसित और विकासशील सामान्य, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में व्यापार संगठन की भूमिका क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है। देखो जब भी हमारे होते हैं यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन का ये हो गया WTO, क्या है भाई यहाँ पे, ये जो विश्व व्यापार संगठन का क्या भूमिका है, WTO का क्या भूमिका है, और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये एक दूसरे के रिलेशन। तो ये देखना विश्व व्यापार संगठन की नींव गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड के रूप में रखा था, 1948 में पड़ी थी, 1955 गेट का विश्व व्यापार संगठन रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो मतलब याद रखना 1 नंबर के क्वेश्चन में ये जो आपका गेट है, गेट ही क्या बना था, ये आपका WTO बना था, ये आपके 1948 होना था, फिर धीरे धीरे इसे क्या कर दिया गया, 1995 में से चेंज कर दिया गया। तो ये भी सिनेरियो आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस का लेवल पता चल रहा है आपको, यही क्वेश्चंस होगा मेरे भाई, बस आप बढ़िया करो, फिर तो आपके सामने लास्ट में इंग्लिश का पेपर है ही, उसके बाद में भाई आप हिस्ट्री पॉलिटी बहुत सारी चीजें, तो आप टेंशन ना लो, इसके लिए आपके पास क्वेश्चंस बने आएंगे। बट हाँ यहाँ से इतनी श्योरिटी है कि आप इस टर्म पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे यहाँ पे आपके 3 नंबर या 5 नंबर मार्क्स के पेपर आएंगे ही आएंगे भाई, ये समझे। यहाँ कितने 100% की श्योरिटी देता हूँ आपको, इस बेस पे क्वेश्चंस 100% बनेगा, समझे। तो ये पॉइंट हो गया। तो अब हम आते हैं भाई जो आपकी दूसरी बुक है, दूसरी बुक से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। 5 नंबर का मैप यहाँ से भी आएगा, 5 नंबर का मैप वहां से भी आएगा, आपको मैप भी मिल जाएगा। डोंट वरी मेरे भाई, बस मेरे भाई एक ही चीज चाहिए आप लोग से भाई, क्लास 12th में आपको कम से कम 90 प्लस से ऊपर लेके जाना है। और भाई आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लो, नहीं तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर वो लिंक ओपन ना हो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लेना। और यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो एक बार आप लोग कमेंट करके
बताना कि भाई आपका कितना मतलब कितना टारगेट है, जो आपका यहाँ पे जो टारगेट आपने सेट किया है, टारगेट जो सेट किया वो कितना यहाँ पे 90 प्लस का या यहाँ पे 80 तक का या आपके 70 या यहाँ पे 60। ये आपके पास 4 कैटेगरी है। आपका दिल गवाह दे देगा ऑनेस्टी लेवल पे कि आप कितने लेवल की तैयारी कर चुके हो। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, ठीक भाई। लाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताना, समझे। उसके बाद पहला आपके सामने क्वेश्चन आता है और इनके क्वेश्चन आपको बहुत प्यार से लिखना पड़ेगा। देखो भाई, जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि और संघनन। सबसे पहले आते हैं कि भैया ये जो आपके पास चार्ट है, ये चार्ट आपको याद रखना है। और ये चार्ट किस लिए याद रखना है मेरे भाई? देखो, रुद्र वृद्धि का क्या था? स्थिर, विस्फोटक और घटती। इसमें रुद्र वृद्धि में क्या था? कभी अप्स भी था, कभी डाउन्स भी था। स्थिर में कांस्टेंट रह गया, विस्फोटक में बहुत फट गया और घटती दर ये हो गया, समझे। तो आपको क्या याद रखना है कि जो मेरे भाई आपके सामने दिख रहा है कि भाई रुद्र वृद्धि काल 1901 से 1921 तक था। स्थिर हमारी पॉपुलेशन जो है 30 साल स्थिर रहा, फिर ये 30 साल के बाद बहुत विस्फोट हो गया, फिर घटती वृद्धि का ये कारण था। ये हमारी जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या वृद्धि की अवस्था है, ये आपकी घनत्व है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। और इसके क्या क्या वो कारण हो सकते हैं? देखो, भौतिक कारण है, सामाजिक कारण है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है। ये अगर आप यूज कर लोगे, इस कारण को याद रख लोगे, तो इस कारण को याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत सारी चीजें जो आंसर आएगी वहां पे इन कीवर्ड्स को यूज कर पाओगे, समझे भाई। तो ये पॉइंट हो गया। अभी आगे देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। जनसंख्या के ये दिखा रहा है। फिर एक चीज ये देखो, यहाँ पे क्या रहा है, कुछ स्टेटमेंट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के माध्यम से जनगणना के आंकड़ों का एकत्रित किया जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्त, 2011 में हुआ, अगर हम 10 साल इसमें ऐड करते तो ये 2021 होता, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया। क्या आप लोग रीजन बता सकते हो कि हमारे भारत में 2021 जो जनगणना थी होने वाली, वो क्यों नहीं हो पाई? ठीक है, मैं आपको एक रीजन दे देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, वॉर की वजह से, पहला ऑप्शन वॉर। अगला चलो यहाँ पे ये दे देता हूँ, कोविड। ठीक है, ये वॉर हो गया, कोविड हो गया, या यहाँ पे इमरजेंसी हो गया। ठीक है, या यहाँ पे इमरजेंसी। क्या आप लोग कमेंट कर सकते हो? 2021 वाला नहीं हुआ है और बहुत जल्दी वो आपके होने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। ये फिर से आपके सामने सारी चीजें आ गई। अब आपके पास क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ के बहुत खतरनाक क्वेश्चंस होंगे, समझे मेरे, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस होंगे। जो कि सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है, भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, इसको आपको बताना है। पीछे वही चीजें जो पीछे आपने पढ़ा है, आर्थिक स्तर में वृद्धि के, जनसंख्या विस्फोटक, सीमांत। अब देखो दोस्त, ये जो कहानियां अब आने लगी ना, सही सही कहानी देखो। 1901 से 1921 तक समयावधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता, नकारात्मकता क्यों थी? आपको रीजन बताना है। देखो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव था, लोगों में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम थी, खनन अन्य आधारभूत सुविधा, सुनिश्चित वितरण व्यवस्था नहीं था। ये सारी चीजें होगी। फिर उसके बाद में आप देखो, कह रहा समाज के सक्षम किशोर की प्रमुख चुनौतियां क्या थी? एक क्वेश्चन आपके सामने आया था ये वाला, किशोर की प्रमुख चुनौतियां क्या थी? है भाई, ये क्या था? किशोरों की, यदि कह रहा है यदि किशोरों की समुचित ढंग से मार्गदर्शित न किया जाए तो वे काफी सुमेधीव होते हैं। स्पष्ट कीजिए। देखो, निरक्षरता की ओर जाता है, औषधि दुष्टता की ओर जाता है। ठीक है, विवाह, निम्न आयु, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो भाई कहानी पलट देती है, समझे दो। उसके बाद में क्वेश्चन आ गया 1921 से 51 के मध्य जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के 3 कारण क्या क्या थे? देखो, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई थी, लोगों में जागरूकता और वृद्धि नियमित रही, वृद्धि दर नियमित रही, समाज में शिक्षा कारण लोगों की जागरूकता आई और जन्म दर भी कम रही, परिवहन संचार तंत्र को बेहतर करने, वितरण प्रणाली में सुधार आना। ये सारे एक मेन रीजन थे। कम्युनिकेशन जब तक हमारे भारत में आ चुका था, समझे भाई। ये हो गया। बाद में जनसंख्या घनत्व, स्थल वितरण, विश्लेषण, ये तो हटाओ। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, इसमें भारत की जनसंख्या। देखो, क्वेश्चंस जो होंगे ना बिल्कुल भर के होंगे, क्वेश्चन जो आपके बहुत लॉन्ग लेंथ क्वेश्चंस बनेंगे। ज्योग्राफी का यही एक सबसे बड़ा फॉल्ट कह लो या जो भी कहो, क्वेश्चन बहुत भर के बनता है। जैसे देख लो, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जैसे आपके सामने छोटा कर बताता हूं उसको। देखो, कह रहे हैं यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, इसका अर्थ क्या है? ये दो 8 नंबर में ये हो गया। भारत की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक जो 4 प्रवृत्तियां, अवस्थाएं स्पष्ट कर दिखाई देती है, उनका वर्णन कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन देखो कितना औसम क्वेश्चन है कि जनसंख्या पहले वृद्धि पूछ रहा है, फिर चारों स्टेप पूछ रहा है, आपको 1 बाय 1 करके बताना है। तो देखो आंसर में क्या क्या दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ सीधा सीधा आंसर में कि मेरे भाई जनसंख्या वृद्धि दर
किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय अवधि में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे जन वृद्धि दर कहते हैं। और इनके 4 मेन रीजन क्या था, इसको फ्लो चार्ट में रख देना। अब फ्लो चार्ट में रखने के बाद आपके सामने स्थिर वृद्धि दर की अवधि क्या थी, ये 1921 से पहले रीजन बता दोगे। निरंतर वृद्धि ये 19 से 51, तीव्र वृद्धि ये इतना है और घटती वृद्धि इतना है। ये आप करके जाओ, यहाँ से आपको आंसर से भी, इनके आंसर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये तीनों आपके जुबान पे होना चाहिए, समझे भाई। वो जुबान केसरी नहीं भाई, ये जुबान पे होना चाहिए, समझे दोस्तों। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं ऐसी चीजें। फिर आगे देखते हैं भाई, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान भारत का सरकार समाज में स्त्रियों की स्थिति को मजबूत बनाना है, इस कथन को व्याख्या कीजिए। आप इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो नहीं आते हैं फिर भी आप लिख सकते हो, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इस तरह के डेटा आपके सामने आएगा। मानव बस्तियां, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछेंगे भाई। मानव बस्तियां से आपके क्वेश्चन बहुत सारी पूछेंगे। अभी बता दे तो पिछली बार किस तरीके की क्वेश्चंस बने हैं, समझ आ रहा है मेरे भाई। अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से, अगर लाइक नहीं किया कर दो यार एक बार, समझे मेरे भाई। फिर अब क्वेश्चन है भारत की ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में मूल आधार, ये आएगा तो 3 नंबर में आपके आ सकते हैं, ठीक भाई। ग्रामीण बस्ती नगरीय बस्ती क्या क्या होती है, कोई नगर हटाओ से पल्लव बस्ती की, देखो 2000 बाद में ग्रामीण बस्तियों, एक तो पल्ली बस्तियां, 3 तरह की बस्तियां होती है, उनको अच्छे से देखना है। अभी मैं बड़े में क्वेश्चन देखो, भारत में आधुनिक नगरों में नगर के अंग्रेजी शासक विकसित हुए, इस कथन को देखो भाई। एक लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन ये बनता है, भारत में आधुनिक नगरों में से कई एक नगर अंग्रेजी शासक में विकसित हुए थे। आप जानते हो जब अंग्रेज थे उस समय में क्या थे, बहुत सारे एरिया क्या था अंग्रेजों के अंडर में था और वो वाला एरिया काफी ज्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। जैसे आप दिल्ली की बात करते हो ये वाला, तो जो ये दिल्ली है इधर वाले पार्ट की जो बात करोगे इनमें इसे एडवन लुटियंस दिल्ली कहते हैं, वो सारी एरिया हो गया बहुत ज्यादा। मुंबई चेन्नई कलकत्ता ये प्रमुख नगरों के एक और थी और यहाँ पकड़ उन्हें विकसित किया और दिल्ली का एडवन लुटियंस बहुत ज्यादा डेवलप किया, समझे। जो दिल्ली में इंडिया गेट का उसने डिजाइन किया था, क्योंकि वो दिल्ली 3 है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं, अगर चलो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो ये कहानी मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर यहाँ पे बात करें डेवलपमेंट की, तो मेरे भाई जो दिल्ली है आपके पास, ये जो दिल्ली है आपके 3 टाइप में दिल्ली 3 भागों में बटा हुआ है। पहला एक तो आपके सामने ओल्ड दिल्ली है, जो कि मेरे भाई यहाँ पे जो ओल्ड जमाने में जो आपके समय देखते हो पुरानी दिल्ली कह सकते हो। फिर एक आपके सामने यहाँ पे न्यू दिल्ली है, जो न्यू एरा वाले हैं। यहाँ पे जो मुगल सुगल्स आए थे ना, वो मुगल उनके एरा के समय आए, जैसे लाल किला हो गया, जमा मस्जिद हो गया, ये सारी चीजें हो गई। फिर न्यू दिल्ली आपके पास आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बना वो है, एक आता है यहाँ पे लुटियंस दिल्ली। क्या होता है भाई, लुटियंस दिल्ली। लुटियंस दिल्ली जो कि यहाँ पे ब्रिटिश के समय में यहाँ पे बनाए गए थे, जैसे इंडिया गेट वाला एरिया हो गया। तो दिल्ली के भाई एक्चुअल देखा तो 3 भागों में बटा हुआ है मोस्टली है, तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फिर आपके सामने क्वेश्चंस आता है, देखो तीनों क्वेश्चंस एक साथ ही आ गया इसके साथ। अब यहाँ से आपके तीनों चीज कवर हो जाएगी। सबसे पहला आपके सामने देखो गुच्छित बस्ती क्या होती है, पल्ली बस्ती में अंतर स्पष्ट करें और इसके उदाहरण समेत बताएं। देखो गुच्छित बस्ती को भी आप यहाँ से देख सकते हो, अर्धगुच्छित बस्ती को भी देख सकते हो और पल्ली बस्ती को भी देख सकते हो। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनेगा 100%। इस पॉइंट को आप मार्कआउट कर लो, समझे। समझ आ रहा बात मेरे भाई, बस समझो इसको बढ़िया तरीके से। इंग्लिश में भी भाई पूरे करने हैं। तो भाई जब आप लोगों ने प्लान कर ही लिया है तो भैया अब मैदान छोड़ के भागना नहीं, बढ़िया तरीके पेपर करके आओ। यही एक क्वेश्चंस बनेंगे और ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो आप इजी तरीके से लिख पाओगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्मार्ट सिटी मिशन, ये 2024 के पेपर में आपके आए हुए हैं। भाई आप चाहो तो देख सकते हो जो वीडियो इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो ये देखो स्मार्ट सिटी के फीचर्स पूरे बता दोगे, 1-2 एग्जांपल आप लिख दोगे, समझे। फिर उसके बाद अध्याय 3 आता है जो कि भू संसाधन एवं कृषि की बात कर है। इसमें आपके पास देखो एक तो आपके सामने फसलें भी आते हैं। तो एक क्वेश्चन है भू संसाधन एवं कृषि, तो एक कृषि फसल दी थी और प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी। देखो एक रबी क्रॉप, रबी फसल होता है, एक आपके पास खरीफ क्रॉप्स होता है, ये पता है। यहाँ पे रबी फसल और खरीफ फसल, रबी फसल में गेहूं होता है, चना होता है, सरसों होता है, इसमें चावल होता है, कपास होता है, मोटे होते अनाज होते, मोटे अनाज होते हैं। देखो इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं बड़े कॉम्पिटिशन लेवल में कि भाई 4 दे देगा, बोलेगा इसमें बताओ रबी फसल कौन सा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए रबी फसल में क्या है,
जो छोटे अनाज वाले होते हैं, गेहूं, चना, सरसों, ये सारी चीजें होती है। जायद में क्या होता है, जो सब्जियां होती है, फल और ये तरबूज तरबूज होते हैं। अब फिर इसमें सोयाबीन, रेशेदार फल होती है, अन्य फसलें होती है, ये सारी चीजें। क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। कृषि के प्रकार आपको पता है, यहाँ से कृषि के प्रकार पूछे जाएंगे, जिसके सिंचित कृषि तो मतलब रक्षित सिंचाई, और वर्षा निर्भर, कुछ ऐसे भी होते हैं। और ये भारतीय कृषि की समस्या क्या है, मानसून, ये आपके पास क्वेश्चन पूछेगा, ये आपके पास क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। भारतीय कृषि की क्या क्या चैलेंजेस है, समझे। भारतीय कृषि क्या क्या समस्या, मानसून पर निर्भरता है, छोटे विखंडता खेत है, वाणिज्य का अभाव है, निम्न उत्पादकता है, भूमि सुधार कमी है, अल्प बेरोजगारी है, अपेक्षाकृत सरकारी नीति है। मेरे भाई समझे, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है। कुछ तथ्य ऐसे हैं जैसे रबी खरीफ फसल, ये सब तो आप कर दोगे, बट हम आते हैं सीधा, हमारा मेन मकसद है लॉन्ग क्वेश्चन करना, जिससे कि आप भटको नहीं इधर उधर, समझे भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के 3 विभिन्न फसलों के ऋतुओं की किन्हीं 2-2 विशेषताएं उल्लेख करनी। खरीफ क्रॉप लिख देना, रबी क्रॉप लिख देना, जायद लिख देना, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। फसलों के लिए आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर भारत की कृषि कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक पॉइंट समझना मेरे भाई, फसलों की आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर भारत में कृषि कितने समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। नाम लिखिए, विशेषता। एक तो सिंचित पे, सिंचित कृषि का पॉइंट डिफाइन कर देना, वर्षा निर्भर पे आपको डिफाइन कर देना, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आ जाओ, सतत कृषि, कृषि राष्ट्र मिशन का क्या महत्व है। मेरे दोस्त एक पॉइंट याद रखना, जब भी कभी भी इस तरीके का मिशन आ जाए तो मिशन वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। डन है, आगे समझे तो भाई, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद में देखो, भारत में गंभीर कृषि योग्य निम्नलिखित हटा दो, यहाँ पे वर्तमान धरती पे किसी भी क्षेत्र में उपयोग हटाओ, भारत में भूभाग संसाधनों महत्व, लोगों को अधिक जानकारी हटाओ। उसके बाद साझा संपत्ति संसाधन, ये भी नहीं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आज से बड़े भी क्वेश्चंस बनते हैं। देख रहे हो क्वेश्चंस का लेवल क्या है। अब आ जाओ भाई, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति किस तरीके से मदद की। तो ये हरित क्रांति वाला टॉपिक आपको करके जाना। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भाई कृषि नहीं होता तो क्या ही होता, आपको जानते हैं। सबसे ज्यादा भाई हमारे कृषि पे हमारी जीडीपी टिकी हुई है। फिर कह रहा है 1990 के दशक में, देखो 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा अनुकूलता बाजार व्यवस्था पे भारत के कृषि विकास को कैसे प्रभावित किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, जो ये एलपीजी की बात कर रहा है ना भाई। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1990 के दशक में होता है। वैसे ये इकोनॉमिक का टर्म बनता है, और आपके जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको भी पता होगा, इकोनॉमिक्स का भी टर्म्स बनता है और ज्योग्राफी का भी टर्म्स बनता है। इंपॉर्टेंट मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद आपके सामने भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। आप जानते हैं भाई स्वतंत्रता के बाद कृषि पर बहुत ज्यादा नीति बहुत सारा करने लगे, क्योंकि अब तक जो भारत में 1951 से लेके 1956 तक जो यहाँ पे 5 ईयर प्लान आए थे, 5 ईयर प्लान आए थे मेरे भाई, उसमें सबसे पहले इन्होंने कृषि को ही इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया और इन्होंने डेवलप भी किया। फिर मेरे भाई आपको पता है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, ये पंचवर्षीय योजना था, ये 1951 में पंचवर्षीय योजना आया था, जिसके कारण क्या आपको ये ना यूरोपियन यूनियन से, मतलब यूरोपियन यूनियन से लिया गया था, ठीक है। सोवियत संघ के मॉडल पर तैयार था, और ये भाई 2012 तक इसके लास्ट थे। क्या थे, 2012 में लास्ट थे, उसके बाद चेंज हो गए थे। और हमारा कॉपी देखिए 1953 में इसने, चाइना ने किया, 1956 में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने किया। सॉरी भाई, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये सारी चीजें होने बाद आपके फन ये सारे क्वेश्चंस आ गए, ये आप बता सकते हो, ठीक है। अध्याय 4 आ दो, जल संसाधन। जल है तो कल है मेरे भाई। आप देखो यहाँ पे जल संसाधन की डायग्राम देखो, पृथ्वी पर जल वितरण क्या है, जलनीय जल क्या होता है, 3.1% है, 91% लवण्य है। ये आपके ये अलवण्य जल है जो आप पी सकते हो। भारत की जनसंख्या इतनी है, अब विश्व की जनसंख्या इतनी है। अब सोचो विश्व की जनसंख्या इतनी प्रतिशत हो गई, भारत में जल की मात्रा देखिए 96% पूरा जल है, 4% भारत की जल मात्रा प्रतिशत है। तो हमारे पास भाई देखो 4% है, इसलिए जल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे मेरे भाई। ये सारा आपको ब्रीफ दे रखा है, ये डेटा आप अगर ये सारे डेटा अगर याद रखोगे तो आप अपने आंसर को बहुत बेहतर बना सकते हो, वहां पे इसको ऐड ऑन कर सकते हो, समझे। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे जब ये सारी चीजें हो जाती है तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने है। लॉन्ग क्वेश्चंस आप बहुत प्यार से लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको नदी के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक भाई। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में तीव्र औद्योगिक
और जल संसाधनों की तेजी का ह्रास किया गया, ये आपको लिखना है। समझे मेरे, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद भाई भारत में जल संसाधनों संरक्षण क्यों आवश्यक है, अगर हम बचाएंगे तो फिर हमारा क्या ही होगा, समझ रहे हो बात, वैसे कम जल बचे हुए हैं। फिर कह रहे वर्षा जल संग्रह कैसे किसे कहते हैं, वर्षा जल संग्रह आपके ये क्वेश्चन देखो, वर्षा जल संग्रह के किन 5 उपायों के आप किस तरह से 5 उपाय कर सकते हो, आप बना के लिख सकते हो इसी तरीके से, ठीक भाई। उसके बाद में मेरे भाई अब लास्ट ईयर के सवाल देखें तो लास्ट ईयर के कुछ ऐसे सवाल आए थे जो कि थोड़ा सा हिलाने वाला सवाल था। देखो, जल संसाधनों के कम होने के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का व्याख्या कीजिए। भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लेकिन ये 2 वैधानिक उपाय मैंने आपको ऊपर बताया नहीं, बट मैं आपको बता दूं इसमें आप एक्ट लिख सकते हो जो कि प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1974 लिख सकते हो, और एक आया था 1976 आ देख सकते हो, और 18 एक और आया था भाई उसका माइंड से निकल रहा है क्या था विधि, देखो एक ये लिख सकते हो 1986 ये लिख सकते हो, और जल उपकरण 1997 लिख सकते हो, ये 1974 जल अधिनियम भी लिख सकते हो। तो ये सारे ऐसे हैं जहां से आपके फैक्ट बनते हैं और ये फैक्ट डालने से आपके डेटा तैयार होते हैं, समझे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस कुछ और ही बचे हैं, बस इतना कर लोगे तो आपका काम यहाँ पे बन सकता है। भारत में जल संवर्धन प्रबंधन और वर्षा, देखो यहाँ पे बड़े लेवल के क्वेश्चंस में भारत में जल संवर्धन प्रबंधन और वर्षा जल संवर्धन यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप मिला कर देखो अपने पेपर से तो प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। देखो और कह रहा है इस अभियान के तहत किए गए कार्य क्या क्या, जलग्राम बचाने के लिए इतना किलो, ये क्या था क्वेश्चन में, जल की बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति के संतुलन में करने सरकार द्वारा चलाए गए जल क्रांति अभियान। देखो भाई एक ये क्वेश्चन याद रखना, ये कह रहा है जल क्रांति अभियान, क्या कह रहा है भाई जल क्रांति अभियान, ये क्रांति 2015 से 16 में चलाया गया था, जो कि ये उसके उद्देश्य थे, समझे। तो इस तरीके के आपके लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ये आपको मैप दिया हुआ है, मैप अभी मैं आपको बता दूंगा, ये आपके पूरा एक इको सिस्टम बनाकर दिया हुआ है कि किस तरह से वर्षा के पानी को आप बचा सकते हो। 5वां चैप्टर खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो इसमें भी क्वेश्चन देख लेते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन किस तरीके से काम करता है, ठीक भाई। अभी भी भाई लाइक नहीं किया कर दो, और भाई बढ़िया लेवल पे पेपर करना, क्योंकि सारे पेपर आपको बना के लिखने के लिए आएगा, बना कर नहीं लिख पाओगे तो फिर आप वही दिक्कत में आ जाओगे, समझे, क्योंकि सारे क्वेश्चन समझने वाला है। जैव ऊर्जा परिवर्तन का संभावित स्रोत है। भारत जैसे विकासशील देश में यह ग्रामीण जीवन को बेहतर बना सकता है, और 20 बात है भाई, जैसे सौर ऊर्जा आएगा तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये सारी चीजें लगी हुई है, समझे। देखो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन, एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, समझे भाई। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने जो क्वेश्चन है, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर खनिजों के उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। हटाओ भाई इसको, तो भारत के उत्तरी पश्चिम प्रदेश खनिज पेटी की प्रमुख विशेषता, एक ये क्वेश्चन कर लो भाई, जो क्योंकि भारत की उत्तर पश्चिम प्रदेश है, वहां पे खनिज की पेटी की मुख्य विशेषता, क्योंकि वो सारे यहाँ से मैप भी आएगा आपके इस वाले से, तो ज्यादा इसमें कोई शोर शराबा है नहीं भाई। तो भारत में अप्राकृतिक ऊर्जा के 5 नाम लिखना है, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये तो हो गया। ऊर्जा के प्रपंच से अधिक वो मैंने ऊपर आपको बताया। भारत के संदर्भ में नियोजन सतत पोषण विकास, इसका देखो जो ये क्वेश्चन आ रहा है भारत के नियोजन के, ये जो पहला है यहाँ सतत पोषण का ध्यान देना, उपागम खंड और प्रदेशी को ध्यान केंद्रित नियोजन, ये सारी चीजें अभी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। देख भाई ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन ये आ रहे हैं, देखो क्वेश्चन जो है, देखो इंदिरा नहर संभावित किन्हीं, ये तो एमसीक्यू में जाएगा, तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। चलो भाई देखो एक एक कर लेना। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर का कमान क्षेत्र नहरी सिंचाई के प्रारंभ से होने वाली पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था तथा समाज रूपांतरित हो गया, इस कथन का क्या विश्लेषण है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये किस राज्य में स्थित है? क्या आप लोग बता सकते हो किस राज्य में ये स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताना इसका क्या आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे, ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भाई ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद आपके सामने पूछा जा रहा है विकास हेतु नियोजन, फिर एक ये टर्म्स आप करके जाओ यहाँ पे, विकास हेतु नियोजन, ये क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, एक नियोजन क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद मेरे भाई समूह ये हो गया, सामाजिक आर्थिक प्रभाव,
है ना, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण का लक्ष्य। मेरे भाई ये देखो, इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में सतत पोषण विकास का लक्ष्य, तो मैंने क्या था, इंदिरा गांधी नहर से क्वेश्चन आपके सिंचाई के ऊपर आएगा ही आएगा। ये केस बेस्ड है, केस बेस्ड भी आपके पास आने के चांसेस है। इंदिरा गांधी नहर, ये देखो इस बार जो है आपके सामने ये इंदिरा गांधी नहर का जो ये है, ये आपके 2022 में आया था, उसके बाद अभी भी नहीं आया। मे बी 3 में आपके 2025 में आने के चांसेस हो सकते हैं। समझे मेरे भाई, तो ये आपको करके जाना, इस बेस पे क्वेश्चंस होगा, वो आप सारे क्वेश्चन सिंचाई के लिए बहुत अच्छा है। देखो परिवहन एवं संचार, संचार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि संचार के बेस पे क्वेश्चन आया था कि संचार की मदद से हम किस तरह से वैश्वीकरण अपना कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा था भाई, देखो यहाँ पे कोंकण रेलवे के बारे में बता रहा है, यहाँ पे कोंकण भारत में उपग्रह संचार के 3 लाभों के, देखो जो हमारे भारत में जो उपग्रह संचार है, इनके 3 लाभ क्या क्या है। फिर सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब और क्यों हुई थी, सड़क सीमा संगठन का महत्व इस पर समझाए कि महत्व और संगठन सारी चीज पूछ रहे भाई ना। देश की प्रगति में रेल का क्या योगदान है, आप जानते हैं हमारे देश की प्रगति में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, रेल का योगदान है। और भारत के संदर्भ में इस पर कीजिए, क्योंकि हमारे जो देश है उसकी लाइफलाइन इसी को कहते हैं। समझे भाई, पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन से अदानी, आप ये वाला पॉइंट जरूर करना। आधुनिक विद्युत संचार प्रणाली कौन सी, वैश्विक संचार तंत्र, इंटरनेट। और एक ये क्वेश्चन देखो, क्या व्यक्तित्व संचार तंत्र में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावशाली संचार प्रणाली है, इस कथन के उदाहरण से स्पष्ट करें। क्योंकि आपके क्वेश्चन बेसिक बन सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ट्रेंड ज्यादा है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेन वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया भारत के लिए किस तरीके से लाभदायक है। रेल, भारतीय रेल, देखो भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसकी पूरी एडवांटेज बता दो क्या क्या है, किस किस तरीके से, ये सारी चीजें आपके पेपर में आ जाएंगे मेरे भाई। 8वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आप ये जानते हो कि ये जो आपके सामने अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या एक एमसीक्यू बन सकता है। सबसे पहली बात ये देखो, निर्यात का रूप, आयात का रूप, व्यापार की दिशा, ये आप तैयार कर लो, जिससे कि आप ये क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है भाई, जिसमें कि आपके सामने एक और पॉइंट आ जाता है, समुद्री पतन कौन कौन सा है, वायु पतन कौन कौन सा है, यहाँ से आपके मैप आएगा, वो मैं मैप आपको बता दूंगा। समझे भाई, ये सारी चीजें होने के बाद आपके सामने क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चंस चलो ये देखते हैं, बड़े क्वेश्चंस आपके सामने क्या है। ठीक भाई, तो क्वेश्चंस का लेवल आपको पता चल गया होगा किस तरह क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेरे भाई दोस्त, आपके सामने इसी तरह क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे फिर से आपके सामने आ गया, पतनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। ये आप जानते हो, कोई भी किसी भी देश में एंटर होने के लिए समुद्री पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार महत्व निभाते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहते हैं। राष्ट्रीय बाजारों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की सौगात प्रदान करता है, तो क्योंकि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से यही तो जोड़ता है भाई। ठीक है, ये आपके सामने कुछ डेटा है। उसके बाद आपके भारत में आयात व निर्यात संगठन के बदलते रूप को विश्लेषण कीजिए। देखो अब जो भारत है, यह जो भारत है, भारत के आयात व निर्यात संगठन बदलते प्रारूप के विश्लेषण की बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सारी चीज तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे पास क्या थी, इतनी चीजें नहीं थी। जब ये वो क्वेश्चन बोलना चाहता था, 1940 के विभाजन से हुई क्षति के बावजूद देश में पतन में निरंतर वृद्धि हो रही है, इस कथन को बताना है। क्योंकि हमारा जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद भाई जानते पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद क्या हुआ, बहुत सारी क्षति पहुंचाई है, जिसके बारे में पूरा डेटा आपके सामने ये दिया हुआ है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। इसके ऊपर मैप भी आएगा, भौतिक सूचित कुछ मुद्दे समस्या, ये आप यहाँ पे समस्या है। जो आपके पास सबसे ज्यादा समस्या किसकी है, सबसे ज्यादा समस्या हमारे पर्यावरण प्रदूषण की है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लो यहाँ पे पर्यटन वाले के लिए देख लेते हैं बड़े क्वेश्चंस, इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, इसके कैसे महत्व है। देखो भारत में अगर हम बात करते हैं, भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। आप जानते हो डी/डी बहुत ज्यादा हो, और दिल्ली जैसे शहरों में तो आप जानते हो कैसी पॉल्यूशन हो रही है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में देखो एक क्वेश्चन ये है बेबी, देखना भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या प्रभाव शहरों की ओर बढ़ता रहा है, इस पे ध्यान देना। आपको पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन समझा देनी, किस तरह से गांव में भूमिहीन होते, फैक्ट्री होती, सरकार का रूल क्या क्या है, आप ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हो, जिससे कि आपका आंसर सही हो सकता है। समझे मेरे भाई, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे लेवल पे देखना है। ठीक है, जल प्रदूषण का भी आप लिख सकते हो। इसमें मतलब आप ऐसा है कि जितने भी चीजें आप सब भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान का एक गंभीर समस्या क्या है। अब
देखो ये जो है नगरीय अपशिष्ट, जो नगर में जो अपशिष्ट है उसको कैसे कैसे आप निपटा सकते हो, एक ये क्वेश्चन पूछा भी है, ये लास्ट ईयर भी पूछा हुआ क्वेश्चन भाई। भारत में जलाशयों को प्रदूषित करने के लिए उद्योग, ये सारी चीजें। और ये क्या है आपके सामने, भूमि निम्नीकरण की समस्या को आपको बताना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन थे क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के कारणों का वर्णन करना है। तो अति सिंचाई, औद्योगिक, नगरीय अम्ल खनन, ये हमारा क्या होता है, हमारे भारत की जो समस्या है ये भूमि का निम्नीकरण किया जाता है। भारत में गंदी बस्तियों की समस्या क्या क्या है, ये सारी चीजें भू निम्नीकरण को रोकने का। देखो ये जो है आपके सामने भू निम्नीकरण, ये जो हमारा भू निम्नीकरण है इसको रोकने के उपाय को बताना है। तो ये सारी चीजें होने के बाद मेरे भाई आपके सामने इतना सफिशिएंट है। ये सारे आपके केस बेस्ड है, केस बेस्ड भी आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से आने के चांसेस होंगे। ये आपके स्रोत बेस्ड क्वेश्चंस है, तो स्रोत बेस्ड क्वेश्चंस भी आप एक बार मतलब मैप आपके सामने होगा, करंट डेटा होगा, आप उसे देख के कर लोगे। उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीजें देख ली होगी मेरे भाई, समझे। तो यहाँ तक देखो अभी भी कितने 2 बज रहे, आप लोगों ने मेरे को समझ लिया होगा। आप लोगों के सामने वीडियो लानी थी तो इसलिए मेरे भाई आप लोग के सामने वीडियोस आ गए। बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोग से, जिन्होंने लाइक नहीं किया कर देना, और मेरे भाई पेपर में बिल्कुल बड़े तगड़े तरीके से बना लिखना, कुछ भी मत छोड़ना, कीवर्ड्स मैच कर आंसर लिखना शुरू, ठीक दोस्त। बस व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना, नहीं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।